नमस्कार। आज हम 12 मई 2025 की महत्वपूर्ण खबरों पर गहराई से नजर डालेंगे। ये भाग एक है, खासकर यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए। ध्यान दें, हो सकता है कुछ विषय हमने पहले भी कवर किए हों, तो ये आपके लिए एक तरह का रिवीजन भी हो सकता है। आज हम तकनीक, पर्यावरण, विज्ञान, अर्थव्यवस्था, कौशल विकास और भूगोल जैसे कई क्षेत्रों को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की 11 मई को मनाया गया। इस साल की थीम है यंत्रा युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सेलरेशन। काफी आकर्षक नाम है। जी बिल्कुल। ये दिन असल में 1998 की महत्वपूर्ण घटनाओं की याद दिलाता है, जैसे पोखरण 2 परमाणु परीक्षण, जैसे ऑपरेशन शक्ति कहा गया, फिर स्वदेशी हंसा 3 विमान की पहली उड़ान और त्रिशूल मिसाइल का सफल परीक्षण भी इसी दिन हुआ था। अच्छा, ये सब एक ही दिन? जी हाँ। और तभी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसे राष्ट्रीय दिवस घोषित किया था। आयोजन इसका प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड यानी टीडीबी करता है, जो डीएसटी के तहत आता है। और इस थीम यंत्रा का क्या मतलब है? देखिए, यंत्रा का मतलब समझाया गया है सिस्टम थिंकिंग, सिनर्जिस्टिक इनोवेशन और स्केलेबल तकनीकी समाधान। और युगांतर शब्द भारत के तकनीकी नेतृत्व की ओर एक नए युग का संकेत देता है। सही है। चलिए अब जरा पर्यावरण की तरफ चलते हैं। मेघालय का नोंग खिलेम वन्यजीव अभयारण्य खबरों में है। हाँ, वहाँ एक प्रस्तावित इको टूरिज्म परियोजना है, करीब 23.7 करोड़ रुपए की। लेकिन स्थानीय समूह और पर्यावरण कार्यकर्ता इसका विरोध कर रहे हैं। ओह, यानी विकास बनाम संरक्षण वाला मुद्दा। बिल्कुल। ये अभयारण्य रीभोई जिले में है और ये पूर्वी हिमालय वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है। हाँ, वो तो बहुत संवेदनशील क्षेत्र है। इसकी खासियत क्या है इस अभयारण्य की? यहाँ से उमट्रेव नदी गुजरती है पश्चिमी सीमा पर। कई सहायक नदियां भी हैं। जीव जंतुओं की बात करें तो 400 से ज्यादा पक्षी प्रजातियां हैं। 400? जी। और इनमें संकटग्रस्त रूफस नेक्ड हॉर्नबिल भी शामिल हैं और क्लाउडेड लेपर्ड, हाथी जैसे जानवर भी हैं। वनस्पति में साल, शोरिया रोबस्टा, सागौन, टेक्टोना ग्रैंडिस जैसे पेड़ प्रमुख हैं। इसे संरक्षण कब मिला? 1981 में इसे स्थापित किया गया था, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। और एक दिलचस्प बात, 2021 की एमईई रिपोर्ट में इसे पूर्वोत्तर भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रबंधित संरक्षित क्षेत्र माना गया था। अच्छा, अब एक बहुत ही अनोखी खबर अंतरिक्ष से मैग्नेटार्स के बारे में। कहा जा रहा है कि ये सोना बना सकते हैं। हाँ, ये काफी बड़ी खोज हो सकती है। मतलब अवलोकन संबंधी सबूत मिले हैं कि मैग्नेटार के फ्लेयर से सोने जैसे भारी तत्व बन सकते हैं। इसे आर प्रक्रिया न्यूक्लियोसिंथेसिस कहते हैं। पर अब तक तो हम यही पढ़ते आए थे कि सोना वगैरह न्यूट्रॉन स्टार के टकराने से बनता है। सही कहा। पहले यही माना जाता था कि ये मुख्य रूप से न्यूट्रॉन स्टार विलय से बनते हैं। मैग्नेटार असल में न्यूट्रॉन तारे ही होते हैं, लेकिन इनका चुंबकीय क्षेत्र बेहिसाब, मतलब बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो ये नई बात कैसे पता चली? ये 2004 के एक विशाल फ्लेयर के डेटा के दोबारा विश्लेषण से पता चला। नासा की कॉम्पटन गामा रे ऑब्जर्वेटरी ने उस फ्लेयर के लगभग एक दिन बाद कुछ असामान्य गामा किरण उत्सर्जन दर्ज किया था। अच्छा। हाँ, और ये आर प्रक्रिया का संकेत माना जा रहा है, मतलब रैपिड न्यूट्रॉन कैप्चर प्रक्रिया, जिससे भारी तत्व बनते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हो सकता है कि ब्रह्मांड में भारी तत्वों के निर्माण में मैग्नेटार का योगदान शायद न्यूट्रॉन स्टार टक्करों से भी कहीं पहले से रहा हो। वाकई कमाल की बात है। अच्छा, अब कृषि विज्ञान की तरफ आते हैं। एशियाई चावल का पहला पैन जीनोम बनाया गया है। जी हाँ, ओराइजा सटिवा एल का। इसमें 144 किस्मों का डेटा इस्तेमाल किया गया है। ये कुछ मानव जीनोम प्रोजेक्ट जैसा हुआ, पर चावल के लिए। भारत के लिए तो ये बहुत अहम होगा, हम प्रमुख उत्पादक हैं। बिल्कुल, बहुत है। पैंजीनोम का मतलब होता है किसी प्रजाति की सभी किस्मों में पाए जाने वाले जीन्स का पूरा सेट। इसमें कुछ कोर जीन होते हैं जो सब में मिलते हैं और कुछ अनोखे जीन जो किसी खास किस्म में ही होते हैं। और इससे क्या खास पता चला? इसमें करीब 3.87 बिलियन नए बेस पेयर और 69,531 जीन्स पहचाने गए। इनमें से लगभग 20% तो सिर्फ जंगली चावल के लिए यूनिक हैं। इसका फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा है जलवायु लचीली किस्में विकसित करने में। मतलब ऐसी किस्में जो बढ़ते तापमान या मिट्टी में आर्सेनिक जैसी चुनौतियों को झेल सकें। आईसीएआर ने कुछ जीनोम संपादित किस्में विकसित भी की हैं, हालांकि वो अभी जारी नहीं हुई हैं। चलिए अब अर्थव्यवस्था की ओर। स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना CGSSS में
कुछ विस्तार हुआ है। जी, केंद्र सरकार ने सीजीएसएस के विस्तार को अधिसूचित किया है। इसका मकसद है डीपीआईटी से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को बैंकों, एनबीएफसीज या एआईएफ से जो लोन मिलता है उसके लिए क्रेडिट गारंटी देना। तो इसमें गारंटी सरकार देती है? सीधे तौर पर नहीं, इसे नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड एनसीजीटीसी लागू करती है। एनसीजीटीसी सदस्य संस्थानों मतलब बैंकों या एनबीएफसीज को गारंटी देता है, जो फिर स्टार्टअप्स को लोन देते हैं। अच्छा, और बदलाव क्या है? मुख्य बदलाव यह है कि प्रति स्टार्टअप अधिकतम गारंटी सीमा 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ कर दी गई है। गारंटी कवरेज भी बढ़ा है। 10 करोड़ तक के लोन पर 85% और उससे ऊपर 75% और 27 खास चैंपियन क्षेत्रों के लिए सालाना गारंटी शुल्क एजीएफ घटाकर 1% कर दिया गया है। इससे तो स्टार्टअप्स को फंडिंग में आसानी होगी। बिल्कुल, यही उद्देश्य है। अब एक बड़ी परियोजना की बात, ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट TBMRP। ये दुनिया की सबसे बड़ी भूजल पुनर्भरण पहल बताई जा रही है। जी हाँ, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। हाँ। ताप्ती नदी के बेसिन में। ताप्ती नदी जो बैतूल मध्य प्रदेश से निकलती है। सही। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य है उत्तर पूर्वी महाराष्ट्र, जिसमें नागपुर भी शामिल है, को पीने का पानी और दक्षिणी मध्य प्रदेश जैसे छिंदवाड़ा को सिंचाई के लिए पानी देना। पानी का बंटवारा भी तय है। एमपी को 11.76 टीएमसी और महाराष्ट्र को 19.36 टीएमसी। और सिंचाई क्षमता कितनी बढ़ेगी? एमपी में करीब 1.23 लाख हेक्टेयर और महाराष्ट्र में 2.34 लाख हेक्टेयर। इसके लिए खरिया गुटी घाट बांध स्थल पर एक लो डाइवर्जन वियर और नहरें बनाने का प्रस्ताव है। बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना लग रही है। अब कौशल विकास पर आते हैं। कैबिनेट ने 1000 सरकारी ITI के उन्नयन और 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र NCOE की स्थापना को मंजूरी दी है। जी, ये एक राष्ट्रीय योजना है, केंद्र प्रायोजित योजना। इसका कुल परिव्यय करीब 60,000 करोड़ है, जिसमें केंद्र, राज्य और उद्योग तीनों का हिस्सा होगा। ADB और वर्ल्ड बैंक से भी सहवित्त पोषण मिलेगा। 60,000 करोड़, काफी बड़ा निवेश है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है सरकारी स्वामित्व वाले लेकिन उद्योग द्वारा प्रबंधित ITI बनाना, ताकि ट्रेनिंग इंडस्ट्री की जरूरतों के मुताबिक हो। अनुमान है कि अगले 5 सालों में इससे 20 लाख युवाओं को स्किल ट्रेनिंग मिलेगी। ये उद्योग प्रबंधित मॉडल कैसे काम करेगा? इसके लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल SPV मॉडल बनाया जाएगा, जिसका नेतृत्व उद्योग जगत करेगा। ये इसकी एक अनूठी विशेषता है। साथ ही 5 NSTI में ट्रेनर्स की ट्रेनिंग TOT होगी और 50,000 प्रशिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ये तो बहुत जरूरी है। अब एक और तकनीक की बात, लाइकॉन टेक्नोलॉजी। ये मस्तिष्क कोशिकाओं के कनेक्शन को मैप करने की नई तकनीक है। हाँ, लाइकॉन यानी लाइट माइक्रोस्कोपी आधारित कनेक्टोमिक्स। इसे ऑस्ट्रिया के ISTA में विकसित किया गया है। ये पारंपरिक लाइट माइक्रोस्कोपी का ही इस्तेमाल करती है, लेकिन साथ में एक हाइड्रोजेल का उपयोग करती है, जो टिश्यू को 16 गुना तक बढ़ा देता है। 16 गुना? जी। फिर फ्लोरोसेंट स्टेन और AI की मदद से मस्तिष्क के ऊतकों का पुनर्निर्माण किया जाता है, जिसमें न्यूरॉन्स के बीच के सभी सिनेप्टिक कनेक्शन दिखते हैं। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी EM से आगे जाने वाली पहली तकनीक मानी जा रही है जो ये काम कर सकती है। मतलब ये ज्यादा बेहतर है। इसमें रेजोल्यूशन और आणविक पहचान दोनों संभव हैं, जो इसे खास बनाता है। अद्भुत। आखिर में गोमती नदी पर आते हैं। लखनऊ के शहरीकरण से इसके भविष्य पर चिंता जताई जा रही है। हाँ, गोमती गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है और पूरी तरह उत्तर प्रदेश में ही बहती है। इसकी खास बात है कि ये बारिश और भूजल दोनों से पोषित होती है। इसका उद्गम कहाँ है? ये पीलीभीत जिले में गोमतताल, जिसे फुलहर झील भी कहते हैं, से निकलती है। फिर लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, जौनपुर से होते हुए सैदपुर के पास गंगा में मिल जाती है। लगभग 900 किलोमीटर लंबी है। और इसकी सहायक नदियां? सई, चौका जैसी नदियां इसकी प्रमुख सहायक हैं। लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर इसके किनारे बसे प्रमुख शहर हैं। शहरीकरण का दबाव इस पर बढ़ रहा है। तो ये थीं आज की कुछ मुख्य खबरें और उनके विश्लेषण।
नई तकनीकों से लेकर पर्यावरण संरक्षण और कौशल विकास तक। हाँ, आज की चर्चा से एक दिलचस्प पैटर्न दिखता है। एक तरफ यंत्रा, लाइकॉन और पैंजिनोम जैसी तकनीकें हैं जो जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, कौशल जैसी चुनौतियों से निपटने में मददगार हो सकती हैं। हाँ, तो दूसरी तरफ गोमती या नोंगखिलेम जैसे उदाहरण हमें याद दिलाते हैं कि विकास के असर को संभालना कितना जरूरी है। यहाँ एक सोचने वाला सवाल उठता है, क्या तकनीकी प्रगति और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ चल सकते हैं, खासकर तेजी से बदलते भारत जैसे देश के संदर्भ में? इस पर जरूर सोचिएगा और ऐसे ही विश्लेषण के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।